बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो बायोलॉजी की बुक का है, यूनिट नंबर 3 एंजाइम्स वाला चैप्टर, उसे आज स्टार्ट करेंगे। आज के चैप्टर में हम लोग एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करेंगे। एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इन शॉर्ट वर्ड्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम किस तरह से काम करते हैं, एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से बना हुआ होता है। आज के लेक्चर में हम लोग इस हवाले से बात करेंगे। तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ के हवाले से बात करते हुए, या हमने अगर कोई भी लेसन जो है वो पढ़ना है, हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली पढ़ते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो चीज़ आखिर है क्या, किस तरह से बनी हुई है और किस तरह से काम करती है। तो बच्चों, जो एंजाइम्स हैं, आप लोगों को ये चीज़ पहले से पता चल चुकी है। आप लोगों ने बेसिक क्लासेस के अंदर, पुरानी क्लासेस के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई है कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं वो सारी की सारी प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो एंजाइम्स भी अमीनो एसिड से ही मिलकर बने हुए होंगे। अब वो वाली प्रोटीन, जो पिछला चैप्टर था हम लोगों ने इसमें बात की थी कि वो प्रोटीन जिनका कोई फंक्शनल रोल होता है, लाइक उन्होंने कोई ना कोई काम करना होता है, उन प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो या तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ने भी आपकी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। और ये फंक्शन परफॉर्म करने वाली प्रोटीन्स जो है, इनका टर्शियरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होगा। और ये स्ट्रक्चर हमेशा ग्लोब्यूलर फॉर्म में होगा। लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमेशा आपको गोल शक्ल में मिलेगा। जो एंजाइम्स हैं, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल फ्लैट हो, या जो स्पाइरल शेप का एंजाइम हो, एक स्प्रिंग की तरह का एंजाइम हो, बल्कि ये सारे एंजाइम जो हैं, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं। क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन का टर्शियरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कि जो एंजाइम्स का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। अब अगर आपके पास एक एंजाइम है जिसका कोई ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, सपोज कर लीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये पूरे का पूरा एंजाइम कभी भी रिएक्शन के अंदर शामिल नहीं होता, बल्कि एंजाइम का एक छोटा-सा हिस्सा जो होता है वो रिएक्शन में शामिल होता है। इस छोटे से हिस्से को हम लोग नाम देते हैं एक्टिव साइट का। अभी जो एंजाइम के ऊपर छोटा-सा एरिया आपको इर्रेगुलर शेप का नज़र आ रहा है, ये वो एरिया होता है जो कि एंजाइम की पूरी बॉडी में से, या एंजाइम के पूरे स्ट्रक्चर में से रिएक्शन करने के काबिल होता है, या रिएक्शन करने के लिए बनाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है? तो एंजाइम्स हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को पहले से भी पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने कैटालिसिस पढ़ा हुआ है। जो कैटलिस्ट होते हैं, वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। उसी तरह जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम भी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और इनका जितना भी कैटालिटिक जो इनका एक्शन है, जो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, वो पूरे स्ट्रक्चर में से सिर्फ स्मॉल पोर्शन तक लिमिटेड होती है। वो स्मॉल पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। ये बात हम लोगों ने कर ली कि पूरे एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ एक छोटी-सी जगह है जो कि रिएक्शन करती है, उस जगह को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। अब जो एंजाइम्स हैं, वो रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? ये बात समझना ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा रिएक्शन में कोई ना कोई चीज़ तो एंटर होती है। तो एंजाइम्स का बेटा जो रिएक्शन होता है, इसके अंदर हमेशा सबस्ट्रेट नाम का मॉलिक्यूल एंटर होता है। हम लोगों ने केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़े हुए हैं। रिएक्टेंट वो चीज़ है, वो मॉलिक्यूल है, या वो केमिकल है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करता है। बायोलॉजी के अंदर रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट को पकड़कर इसको रिएक्शन में से गुज़ारेगा और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो आइए सबस्ट्रेट की रीडिंग भी कर लेते हैं कि द रिएक्टेंट called substrate is attached to the active site consisting of only a few amino acid। यानी कि वो रिएक्टेंट जिसका नाम हम लोगों ने सबस्ट्रेट रखा हुआ है, वो एक्टिव साइट के साथ जाकर अटैच होता है। और एक्टिव साइट बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसलिए वो बिल्कुल चंद एक अमीनो एसिड से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है? और जो बाकी जितना भी अमीनो एसिड है, तो यहाँ पर ये बात ना समझिएगा, ये बात ना सोचिएगा कि अगर एक्टिव साइट जो है, वो रिएक्शन कर रही है तो एंजाइम का बाकी सारे का सारा पोर्शन बेकार है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
जो एंजाइम का हिस्सा होता है, जो बाकी हिस्सा होता है, उसके अंदर मौजूद अमीनो एसिड एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एंजाइम के चैप्टर के अंदर एंजाइम के इंट्रोडक्शन में ये बात पढ़ी कि एंजाइम का एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा-सा हिस्सा ऐसा होता है जो कि रिएक्शन करता है। छोटे से हिस्से को हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। बाकी जितना भी हिस्सा है ये एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। एंजाइम के स्ट्रक्चर को जो है ना वो मेंटेन इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। उसका काम है क्या? उसने इस सबस्ट्रेट को बेसिकली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यही एंजाइम का काम है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने बात की एंजाइम की एक्टिव साइट और एंजाइम के सबस्ट्रेट के हवाले से। अभी इसको एक थोड़ी-सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख लेते हैं कि आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है? सपोज़ कर लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ठीक है? आपके पास एक एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ आकर रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? ये सबस्ट्रेट आएगा और आकर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगा। जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम एक-दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये जो एंजाइम है, यहाँ से सबस्ट्रेट को काटेगा। हर एक सबस्ट्रेट अलग तरह का होता है। तो इस सबस्ट्रेट में हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इस सबस्ट्रेट को एंजाइम ने काट कर 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 2 हिस्से बने, ये आपके पास ये भी प्रोडक्ट है और आपके पास ये भी एक प्रोडक्ट ही है। तो जब ये 2 हिस्से बने, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, तो उसके बाद ये जो प्रोडक्ट हैं, ये एंजाइम से रिलीज़ होंगे और अपने-अपने काम को करने के लिए चले जाएँगे। तो इसको एक बार दोबारा से ओवरव्यू देख लेते हैं कि सबस्ट्रेट आता है, आकर एंजाइम के साथ इंटरैक्ट करता है, एंजाइम के साथ जुड़ता है। एंजाइम उसको फिर आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और प्रोडक्ट जो होते हैं, वो एंजाइम से अलग होकर चले जाते हैं। तो ये बेटा आप लोगों के पास होता है एंजाइम के काम करने का तरीकाकार एक ओवरव्यू कि एंजाइम के अंदर मौजूद एक्टिव साइट किस तरह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। जो हमारा अगला पॉइंट है कि जितने भी एंजाइम्स हैं, सारे के सारे एंजाइम ऐसे नहीं होते कि वो अकेले ही काम करते रहें। बल्कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। इस तरह आपको आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी काम को शुरू करने के लिए थोड़ा-सा धक्का भी लगाना पड़ता है। उसी तरह जो एंजाइम्स हैं, चंद एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि खुद तो प्रोटीन हैं, लेकिन उनको अपना काम शुरू करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है जो कि एंजाइम को थोड़ी-सी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है? ये जो कोफैक्टर है, ये एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। जो कोफैक्टर हम लोगों ने बात की, ये जो कोफैक्टर है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि कभी-कभार एंजाइम को चाहिए होता है ताकि एंजाइम अपना जो काम है वो सही तरह से कर सके। अब ये कोफैक्टर क्यों चाहिए होता है? आप लोगों ने ये चीज़ जान ली है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में रिएक्शन होता है और जो कोफैक्टर है वो इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है ताकि इन दोनों को आपस में जोड़ सके। जो हम लोगों ने पहली डायग्राम में देखा था कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ते हैं फिर ही रिएक्शन होता है। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनका आपस में राब्ता कायम करने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत है और वो जो ब्रिज है वो एक कोफैक्टर है। अगर हम कोफैक्टर्स की एग्जांपल देखें तो बहुत से मेटालिक आयन्स या मेटल आयन्स जो हैं वो कोफैक्टर का काम करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम के आयन्स, आयरन के, कॉपर के या जिंक के आयन्स जो हैं, ये कोफैक्टर का काम करते हैं। जो आपके पास मैग्नीशियम है ये ज़्यादातर कोफैक्टर के तौर पे काम करता है उन प्रोटीन्स के साथ जो कि खून को जमाने में मदद करती हैं। जब भी कभी इंसान को चोट लगती है, तो उसकी खून को जमाने में हेल्प करती हैं। तो जो कोफैक्टर होते हैं बेसिकली ये एक्टिवेटर का काम करते हैं कि एक ऐसा कोफैक्टर जो कि डिटैचेबल हो, जो कि आकर जो एंजाइम है उसका रिएक्शन स्टार्ट करे और वहाँ से डिटैच होके चला जाए, उसे हम एक्टिवेटर का नाम देते हैं। इसके अलावा कोफैक्टर की 2 और टाइप्स होती हैं। अगर कोई नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर परमानेंटली अटैच हो जाए, ये एक एंजाइम का कोफैक्टर जो है, वो एंजाइम के साथ ही जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और वहीं पर परमानेंटली अटैच हो जाता है।
इस तरह के कोफैक्टर को हम कहते हैं ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है? और अगर कोई ऐसा कोफैक्टर हो जो कि एंजाइम के साथ लूज़ली अटैच हो, इस तरह के कोफैक्टर को हम कहते हैं ये एक कोएंजाइम है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने बात की, तो मेन 2 टाइप्स हैं कोफैक्टर की, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। कि प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और परमानेंट अटैच हो जाता है उसके साथ। और कोएंजाइम वो वाला कोफैक्टर है जो कि एंजाइम के साथ लूज़ बॉन्ड बनाता है, परमानेंटली अटैच नहीं होता। बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि आपके पास जो कोफैक्टर हैं, इसी के हवाले से आगे बात करते हुए हम चलते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा एंजाइम है जिसका जो कोफैक्टर था, यानी कि कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको अगर हम रिमूव कर दें, तो इस तरह का जो कोफैक्टर है या इस तरह का जो एंजाइम है जिसका कोफैक्टर उससे रिमूव कर दिया जाए, इसको हम अपोएंजाइम का नाम देते हैं। बच्चों दोबारा सुन लीजिएगा कि अपोएंजाइम वो एंजाइम है जिसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसको हम कलेक्टिवली कोफैक्टर कहेंगे। जो कोफैक्टर है उसको अगर रिमूव कर दिया जाए उसके ऊपर से तो ये अपोएंजाइम बन जाता है। और अगर एक एक्टिवेटेड एंजाइम जिसका खुद तो पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर है और उसका कोफैक्टर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर उसके साथ अटैच है, उसको हम होलो एंजाइम का नाम देते हैं। बच्चों ये वाला पूरा पॉइंट एक दफा फिर से सुन लीजिएगा कि अगर हम एक एंजाइम का कोफैक्टर रिमूव कर दें तो उस एंजाइम को हम अपो एंजाइम कहते हैं। और अगर किसी एंजाइम का कोफैक्टर उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। बच्चों अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने एंजाइम्स के कुछ इंट्रोडक्शंस के हवाले से बात की और कोफैक्टर के हवाले से बात की कि जो कोफैक्टर है वो किस तरह से एंजाइम को रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास एक कोफैक्टर है। इस कोफैक्टर का ये काम है कि इसने एंजाइम को अपना काम करने में मदद देनी है। अब ये जो सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम के साथ तभी जुड़ सकता है जब ये कोफैक्टर यहाँ पर आकर एक लिंक बनाए, एक ब्रिज बनाए इस सबस्ट्रेट और इस एंजाइम के जुड़ने के लिए। तो अपो एंजाइम जो है ना वो आपके पास अलग है, होलो एंजाइम अलग है। अपो एंजाइम में हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं कोफैक्टर को और होलो एंजाइम में ये साथ ही जुड़ा रहता है, ताकि सबस्ट्रेट जो है वो इसके साथ आके जुड़ सके। तो ये अभी तक हम लोगों ने कोफैक्टर की भी बात कर ली। आगे हम लोग बात करेंगे जो एंजाइम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, कि एक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है या एंजाइम की जो खसूसियात हैं वो किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है बच्चों एंजाइम का कि तमाम एंजाइम जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। बच्चों हम लोगों ने पहले ही इस चीज़ को देख बात कर ली इसके ऊपर, इसको देख भी लिया कि जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। एंजाइम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो टर्शियरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि एंजाइम काम क्यों आते हैं हमारे? दे इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसको तेज़ कर देते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि विदाउट देमसेल्व्स बीइंग यूज्ड अप। अब यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर ये औकात इस चीज़ को समझने के लिए ना ये देख लो कि आपके पास एक चाबी है, वो चाबी ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि आपने उस चाबी से ताले को खोला और चाबी खत्म हो गई? ऐसा नहीं होता। उसी तरह जो एंजाइम्स हैं, वो एक किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी यूज़ नहीं होते, यानी कि खुद खत्म नहीं हो जाते। यूज़्ड अप का मतलब होता है खत्म हो जाना। एंजाइम जैसे रिएक्शन के अंदर एंटर हुआ, उसी तरह रिएक्शन से बाहर आएगा, वो खुद खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है? थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। एक रिएक्शन है, एक नेचुरल रिएक्शन है। वो रिएक्शन जब हो रहा होगा तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है, वो नेचुरल एंड प्रोडक्ट बनेगा। फिर हम उसके अंदर एंजाइम्स को ऐड करते हैं तब भी एंड प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम कभी भी ये काम नहीं करते कि जो नेचुरली या बगैर एंजाइम के रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनना था, एंजाइम उस प्रोडक्ट को चेंज कर दें। एंजाइम कभी भी जो एंड प्रोडक्ट की नेचर या प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करते। तो इसको हम रीड भी कर लेते हैं कि देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर
नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम की मौजूदगी किसी भी प्रोडक्ट की नेचर या प्रॉपर्टीज के ऊपर कोई भी असर नहीं रखती। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बच्चों मूव करते हैं कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। बच्चों, एंजाइम जो है, एंजाइम को आप थोड़ी सी अमाउंट में किसी भी केमिकल रिएक्शन में डालें, तो एंजाइम उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करने के लिए थोड़ी-सी अमाउंट में भी काफ़ी होते हैं। एंजाइम इज़िली उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एनहांस कर देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और ये खुद भी यूज़ नहीं होते और एंड प्रोडक्ट की नेचर को भी चेंज नहीं करते। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बच्चों मूव करते हैं कि एंजाइम जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से या एंजाइम अपने रिएक्शन के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक एंजाइम ने किसी एक सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर अपना जो इफ़ेक्ट है वो शो करवाना है, तो वो उसी सबस्ट्रेट के ऊपर जाएगा, जाके रिएक्शन करेगा। एक एंजाइम जो है, एक सिंगल एंजाइम कैटालाइज़ कर सकता है ओनली अ सिंगल केमिकल रिएक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि एक एंजाइम ने एक रिएक्शन किया और खत्म हो गया, बल्कि इसका ये मतलब है कि एक एंजाइम ने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरह के रिएक्शन में जाके काम करना है। लाइक अगर आपके पास कोई ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज़ के ऊपर फ़ॉस्फ़ेट को लगाने के काम आता है, जिसको हम ग्लूकोकाइनेज़ एंजाइम कहते हैं। तो जो ग्लूकोकाइनेज़ एंजाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्लूकोज़ के ऊपर ही आकर एक्ट करेगा। कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि एक एंजाइम किसी भी दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर या किसी दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर एक्ट कर रहा हो। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं, सारे के सारे रिएक्शंस एंजाइम करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होंगे एट अ टाइम, और जितनी तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, उतनी तरह के ही एंजाइम मौजूद होंगे। अब आपके पास अगर एक एंजाइम है जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, स्पेसिफिक प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, वो उस प्रोटीन को ही जाके डाइजेस्ट करेगा, उसने किसी भी दूसरी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं करनी। एंजाइम अपने सबसेट के लिहाज से इतने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बच्चों मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जाकर बात करते हैं कि आपके पास जो एंजाइम्स हैं, अब हमने यहाँ तक ये बात तो कर ली कि एंजाइम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक होने के साथ-साथ एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव एज़ वेल। किस लिहाज से सेंसिटिव होते हैं? दे आर सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू देयर पीएच, कि उनकी जो पीएच है वो एसिडिक नेचर में काम करना चाहते हैं या बेसिक नेचर में काम करना चाहते हैं, अल्कलाइन नेचर में। ये इस पीएच के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। अगर आप इनकी पीएच को इंक्रीज़ कर दें नॉर्मल पॉइंट से या इसको डिक्रीज़ कर दें, एंजाइम काम नहीं कर पाएँगे। एंजाइम काम करना फ़ौरन से छोड़ देंगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अपने टेम्परेचर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप एंजाइम का टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा कि एंजाइम का काम करना स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि एंजाइम का काम उसकी मैक्सिमम अमाउंट तक पहुँच जाएगा। आप टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करो, तो एंजाइम बिल्कुल खराब हो जाएँगे, एंजाइम कोई भी काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो एंजाइम अपने टेम्परेचर के लिहाज़ से, अपनी पीएच के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और साथ ही साथ एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के लिहाज़ से भी जो है ना सेंसिटिव होते हैं, कि आप एंजाइम की के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को चेंज करो, उसको कम या ज़्यादा करो, तो एंजाइम के काम करने की स्पीड के ऊपर भी फ़र्क आएगा। एंजाइम काम करना भी जो है ना उसकी स्पीड को ऊपर-नीचे या कम या ज़्यादा कर देंगे। तो बच्चों, जो हमने पॉइंट नंबर 6 पढ़ा है, वो हमने ये पढ़ा है कि एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव। किस चीज़ के लिहाज़ से सेंसिटिव होते हैं? पीएच, टेम्परेचर और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज के लिहाज़ से सेंसिटिव होते हैं। जो पॉइंट नंबर 7 है, इसकी अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लिया कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म कर सकें।
अब लास्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास जो आता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों एंजाइम हमेशा किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अगर आपको पहले कोई रिएक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है, जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, यानी कि एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होती है। अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, तो बाकी रिएक्शन अपने आप ही होता रहेगा। जैसे कि अगर आपने आग जलानी है, तो आग जलाने के लिए पहले आपको एक चिंगारी चाहिए, एक शोला चाहिए। तो वो जो चिंगारी होगी, वो जो शोला होगा, वो एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी। वो एक्टिवेशन एनर्जी आपने दे दी तो आगे आग चलती रहेगी, लगी रहेगी, जब तक फ्यूल होगा वहाँ पे। उसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और एंजाइम ये करते हैं कि उस एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट को कम कर देते हैं। कि पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी लगकर एक रिएक्शन होना था, लेकिन एंजाइम की मौजूदगी में थोड़ी-सी एनर्जी पर भी रिएक्शन हो जाएगा। तो बच्चों आज का सेशन हम लोगों ने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा और एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। बच्चों अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।